गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन ही करेंगे बेसिकली। पूरी तरीके से लॉन्ग रिवीजन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू अगर हम देखें इसको तो पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। और स्टार्टिंग में जितना भी जो क्वेश्चन है खुद से बनाना है। एक बार एक पेपर लेना है, एक पेज लेना है और खुद से नंबरिंग करना। लगभग टोटल कितना क्वेश्चन है तो 50+ क्वेश्चन है। उसको खुद से एक बार अटेम्प्ट करना। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, बाद में फिर सॉल्यूशन देखना। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो चीज़ का आप डायरेक्ट आंसर देखिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। जो आपसे बन जाता है उसको बस आगे वीडियो आगे बढ़ा के आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। जो भी आपका जो बोर्ड पूछा है उसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछ रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा ये बताओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और भी क्या कहते थे हम? याद है कुछ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता था वो क्या करवाता था? फैक्टर, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चले हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता था कि फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता। जो मेंडल थे वो क्या चीज़ बोलते थे, वो कोई भी चीज़, वो एलील हो, चाहे वो एलील हो या उसका और भी जो अलग वेरिएंट था उसको फैक्टर बोलते थे, एलील बोलते थे। वही जो एलील होता है वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता, कभी भी इंटरमीडिएट हाइट नहीं बनता, अगर आपको याद होगा। इसी इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते थे, अगर याद होगा तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देख लो 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस साल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल प्रपोज। मेंडल ने क्या प्रपोज किया? मेंडल ने लॉ ऑफ लिंकेज प्रपोज किया? नहीं। 10% एनर्जी लॉ को फॉलो प्रपोज किया? नहीं। देखिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है, उन्होंने दो तरह का लॉ दिया, एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन वन जीन और दूसरा जो लॉ था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन टू जीन। जो वन जीन था और टू जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे ना, वही चीज को है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस इज एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। इनहेरिटेंस जो है वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इन्होंने ये चीज को बताया। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, 2017 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जो लेमार्क हो जाएगा। जो इनहेरिटेंस एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो जीन ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ये सबसे पहली बार उन्होंने लेमार्क ने बताया। इस थ्योरी को बोलते हैं लेमार्किज्म। इसके बारे में पढ़ना है इवोल्यूशन चैप्टर में। लेमार्किज्म इस थ्योरी को बोलते हैं, लेमार्किज्म थ्योरी बोलते हैं। इवोल्यूशन में पढ़ना है, इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, वहां पर इस चीज का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट मूविंग, अगले बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कि क्या हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा। पूरा नाम याद है किसी को? पूरा नाम अगर याद है तो बताओ कमेंट सेक्शन पे। पूरा नाम हो जाएगा ग्रिगोर जॉन मेंडल। मैं अच्छा मेंडल के बारे में कुछ हमको बताओ तो तुम लोग। मेंडल ने आखिर क्या क्या चीज, मेंडल के बारे में सबसे पहला आप जानते हैं कि जो मेंडल हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर। पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, और ये जो पी प्लांट था इसका जो साइंटिफिक नाम था उसका नाम था पाइजम सटाइवम। क्या नाम था? पाइजम सटाइवम। पूछ सकता है ये क्वेश्चन। कब किया था? 1856 से लेकर 1863 तक, लगभग 7 साल लग गया था इनका एक्सपेरिमेंट करवाने के। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट था, लगभग 7 साल लग गया था। इनका जो काम है,
इनके काम को उतना अच्छा से बढ़ावा नहीं दिया गया था उस समय। तो बाद में 3 साइंटिस्ट मिलकर आए, हिगो डेवरिस, कॉरेंस और टेस्मार्क। इन्होंने इनके काम को वापस रीडिस्कवरी किया, और इनके काम को जब रीडिस्कवरी किया गया तो इनका जो बुक हुआ, पब्लिश हुआ, वो 1865 में बुक पब्लिश हुआ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये चीज़ याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली ये साल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल ने आखिर अपना जो बुक है वो कब पब्लिश किया था, तो 1865 में पब्लिश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मेंडल सेलेक्टेड, मेंडल ने क्या चीज सेलेक्ट किया, तो गार्डन पी सेलेक्ट किया था। याद रखना, गार्डन पी सेलेक्ट किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है अगर ऑप्शन रहा, कि ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहता है यहाँ पर स्वीट पी, स्वीट पी अगर दिया हुआ रहता ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इन्होंने, मेंडल ने स्वीट पी पे नहीं किया था, मेंडल ने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, मेंडल प्रपोज, मेंडल ने, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पहला ये क्वेश्चन देख चुके हैं। मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था। इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या चीज था, दो लॉ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन वन जीन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन वन जीन, जिसको मोनोहाइब्रिड बोलते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते थे। दूसरा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन टू जीन, जिसको डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते थे। बेसिकली उन्होंने दो कैरेक्टर को क्या कर दिया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक्सपेरिमेंट, दो कैरेक्टर को क्रॉस करवाया था, उससे जो रेशियो निकला था ना, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, वो डेटा को उन्होंने कलेक्ट किया, अब बाद में ये चीज को पब्लिश किया। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख लो 3 बार आया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार भी 2021 में भी आए, 11 में भी। बहुत इजी क्वेश्चन, ये बता ही चुके हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, क्योंकि फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, फैक्टर डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये याद रखना, इंटरमीडिएट हाइट कभी नहीं बनेगा। इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन क्या है, अगर याद है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए सब लोग। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल का जो लॉ का जो एक्सेप्शन था वो बेसिकली था, इसमें दिया हुआ है डोमिनेंस, डोमिनेंस तो नहीं होगा, अगर यहाँ पर डोमिनेंस नहीं रहता, यहाँ पर अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहता तो ये आंसर सही हो जाता। अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहता तो ये एक्सेप्शन था इनके लॉ का। अगर याद होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो क्या किए थे हम लोग, वो बेसिकली मेंडल ने क्या किया था, क्रॉस करवाया था स्नैपड्रैगन फ्लावर, जो जिसको डॉग फ्लावर बोलते थे, उसका जो क्रॉस करवाया था, तो उसमें क्या चीज़ मिला था, 1:2:1 का रेशियो मिला था ना, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, बेसिकली दोनों रेशियो सेम मिला था। अगर आपको ये मैं याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, तो देखो क्या था ये लॉ। उन्होंने जो डॉग फ्लावर था उसका एक्सपेरिमेंट करवाया था, पहले जो F1 जनरेशन में जो आया था, F1 जनरेशन में जो क्रॉस करवाए थे, तो सबसे पहला जो मिला था सारा का सारा पिंक फ्लावर मिला था, जितना भी जो फ्लावर मिला था सारा का सारा क्या मिला था, पिंक फ्लावर मिला था। तो यही चीज यहाँ पर क्रॉस करवाया था उन्होंने, एक रेड फ्लावर के साथ और एक पिंक फ्लावर के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक यहाँ पर हम रेड फ्लावर ले लिए और एक यहाँ पर पिंक फ्लावर ले लिए, यहाँ पर भी क्रॉस करवाए रेड को और पिंक के साथ। तो जो यहाँ पर मिला है कैपिटल आर, ये क्या था, रेड हो गया था।
और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या था? पिंक था। फिर इसका क्रॉस करवाएं कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो ये भी पिंक देखने को मिला था। और स्मॉल आर का क्रॉस करवाए थे, तो हमको बेसिकली क्या देखने को मिला था? वाइट फ्लावर देखने को मिला था, जो कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत नया था। सबसे पहला जो F1 जनरेशन में देखने को मिला है पिंक फ्लावर, लेकिन F2 जनरेशन में पूरा का पूरा चीज ही चेंज हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो चीज मिला था, देखने को मिला था, वो वाइट फ्लावर देखने को मिला था। ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो रेशियो पूछेगा फिनोटिपिक रेशियो, वो याद रखिएगा। फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, दोनों जो रेशियो देखने को मिला था वो सेम देखने को मिला था। इसका रेशियो मिला था 1:1। यहां से देखो फिनोटाइप बताओ, रेड हो गया 2, और ये जो पिंक फ्लावर हुआ कितना देखने को मिला है? 2 देखने को मिला है, और एक क्या मिला है? व्हाइट फ्लावर। इसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब कि उसके जीन को देख रहे हैं, जैसे कैपिटल आर ये जीन हुआ। एक ये देखने को मिला कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये इसका जीन देखने को मिला। कितना टोटल देखने को मिला है? 2। 2 पिंक है, और एक जो देखने को मिला है स्मॉल आर और स्मॉल आर, वो क्या है? व्हाइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज और दिया हुआ है, इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये भी इनका जो था ना, ये भी जो इनका मेंडल का जो ये लॉ था, बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक्सेप्शन था। इसमें भी बहुत चीज क्या था? अलग था, क्योंकि 50% क्या आ रहा था? रेशियो देखने को मिल रहा था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाइहेब्रिड क्रॉस करवा रहे थे हम लोग, इसमें जो रेशियो देखने को मिला था 9:3:2 3:2 3:1 करके देखने को मिला था। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन, देखो F2 जनरेशन का पूछा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी बताए हैं। क्या देखने को मिला था? द फिनोटाइप देखने को मिला था 1 2 1। इसका हो जाएगा आंसर ये। अभी ये पीछे ही बताएं ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन यहीं पर है, इसका 1:2:1, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही था। द फिनोटिपिक रेशियो ये तो बता ही दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो था, अगर याद होगा तुमको, तो वो क्या था? 3:1 था। 3 टॉल मिला था और एक क्या मिला था? डॉर्फ मिला था। कुछ याद दिलवा देते हैं, जैसे देखो याद आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली एक कैरेक्टर को हम क्रॉस करवा रहे थे, तो देखिए वो जो टॉल वाला कैरेक्टर था, एक कैपिटल टी ले लिए, एक स्मॉल आर, ये एक स्मॉल टी ले लिए, एक कैपिटल टी ले लिए, एक स्मॉल टी ले लिए। इसको क्रॉस करवाएं, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ, क्या मिल गया? टॉल मिल गया। कैपिटल टी को क्रॉस करवाएं स्मॉल टी के साथ, क्या मिल गया? टॉल मिल गया। कैपिटल टी को जब भी लेना है, जो भी लेते हैं हम लोग, तो डोमिनेंस वाला लेते हैं, डोमिनेंट एलील लेते हैं। ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये स्मॉल टी रिसेसिव है। तो जब भी लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी है, और अब यहाँ पर लेंगे स्मॉल टी, ये भी क्या हो गया है? टॉल हो गया। और स्मॉल टी का क्रॉस करवाएं तो क्या देखने को मिल गया? डॉर्फ देखने को मिल गया। यही तो रेशियो था। क्या पूछा है? फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप बताओ देखकर। टॉल कितना है? 1 2 3। तो टॉल कितना है सर? टॉल जो है वो कितना है? 3 है। और डॉर्फ कितना देखने को मिला है? डॉर्फ सर 1 देखने को मिला। ये रेशियो याद रखना, 3:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप पूछा है ए बी ब्लड ग्रुप का। तो अगर याद होगा तुमको, ए बी ब्लड ग्रुप में जो होता है, वो दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहता है, ना कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है। तो एंटीबॉडीज अगर पूछे, एंटीबॉडीज किसके पास प्रेजेंट रहता है? तो ये एंटीबॉडी आर अपसेंट। एंटीबॉडीज तो क्या हो जाएगा? अपसेंट हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है वो किसके पास रहता है? ओ ब्लड ग्रुप के पास। ये ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडीज रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडीज आर अपसेंट। अगर बात करता कि बताओ ए बी ब्लड ग्रुप में क्या चीज प्रेजेंट रहता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में याद रखिएगा,
2015 का क्वेश्चन है। ए बी ब्लड ग्रुप में बोथ एंटीजन प्रेजेंट रहता है, बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट। दोनों एंटीजन कौन कौन सा हो जाएगा, ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव बोल रहा है तो क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है ह्यूमंस का, अगर याद होगा तो स्किन का कलर होता है। देखो एक चीज और बता देते हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर पूछे कौन कौन सा जो आता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट पूछे किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, तो याद रखना क्वांटिटेटिव ट्रेट हो जाएगा पहला। सबसे पहला तो पता है स्किन का कलर, क्योंकि स्किन का कलर जो रहता है वो इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करता है, ना कि बॉडी पर अफेक्ट करता है, क्योंकि हर इंसान का स्किन कलर क्या है, अलग अलग है। कोई बहुत ज़्यादा क्या है लाइट है, तो कोई बहुत ज़्यादा क्या है डार्क है। इंटरमीडिएट स्किन कलर देखने को मिल रहा है, कुछ हाइब्रिड भी देखने को मिलता है। तो देखो क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या हो जाएगा, स्किन का कलर। वेट हो जाएगा, वेट भी सबका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तीसरा आईक्यू, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी सबका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। कोई बहुत ज़्यादा तेज होता है तो कोई बहुत ज़्यादा वीक होता है, सबका अलग अलग है। कोई बहुत ज़्यादा हाइब्रिड में देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये याद रखना, स्किन कलर, वेट और आईक्यू ये क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रेट है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड। देखिए जीन के जो अलग अलग जो वेरिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अगर याद होगा तुमको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी ये क्या था, होमोजाइगस था। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 2022 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं बिहार बोर्ड का, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं। यही क्वेश्चन को अभी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये सारा क्वेश्चन खुद से बनाना है एक बार, तब जाकर आंसर देखना है मेरा। एक बार खुद से ये सारा जो क्वेश्चन का जो पीपीटी है हम आप लोग के ग्रुप में भेज देंगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करना। जितना बनता है सब लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में बताएगा कि सर इतना मेरा सही गया, इतना मेरा गलत गया। और जो गलत गया है उस चीज का वीडियो देखना है, समझे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर and true breeding white flower plant of Antirrhinus the F1 generation was pink flower। देखो ये तो बहुत, ये तो अभी बताया है इस एग्जाम्पल को, जिसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे थे। इसमें क्या देखने को मिला था, रेशियो 1:2:1 देखने को मिला था। अगर याद है तो एक रेड था, एक दो क्या था, पिंक था, और एक क्या देखने को मिला था, व्हाइट देखने को मिला था। अगर फिनोटिपिक या जीनोटिपिक दोनों बात करें तो दोनों सेम था। बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम, बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। दोनों का दोनों क्या था, सेम था। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, एकदम रिसेंट में पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। कैरेक्टर जो होता है कंट्रोल्ड बाई फैक्टर, फैक्टर जो होता है सर वो डिस्क्रीट यूनिट में होता है। इन पी फैक्टर्स आर इन पेयर एलिस ब्लेंड विथ ईच अदर। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या एलिल ब्लेंडिंग करता है, गलत है ये। एलिल कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा था, एलिस डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग टू ईच अदर। F1 रिसेंबल्ड होता था इधर ऑफ द पेरेंट, और F2 क्या था, अलग था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। एनसीईआरटी में देखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टॉपिक निकालना, उसमें जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है एलील्स डज नॉट शो एनी ब्लेंडिंग टू ईच अदर, ये क्वेश्चन देखना वहां पर रखा दिया हुआ। 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन था रिसेंट ईयर में। Which of the following represent phenotypic ratio of F in case of codominance? क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट फिनोटिपिक रेशियो इन एफ इन केस ऑफ कोडोमिनेंस इन F2 जनरेशन। देखो
F2 जनरेशन का पूछा है, तुमको याद है कि सर F2 जनरेशन में क्या था, एकदम सीधे मारना है टिक, क्या हो जाएगा 1:2:1 अभी तो ये चीज बताए हैं। देखो 2025 का क्वेश्चन था और हम तुमको लिख के दे देते हैं कि यहां से क्वेश्चन इस साल भी आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये जो रेशियो है 1:2:1, इसको एकदम VBI मार्क कर लेना। खास करके बता देते हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इस टॉपिक को देख लीजिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस बार क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा रहता है। ये तीनों टॉपिक देख लेना, अगर जिसका रिवाइज नहीं है, इससे क्वेश्चन गलत जा रहा है तो याद रखना इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फेनोमेना इज। एक जीन क्या कर रहा है, दूसरे इफेक्ट को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, उसे दूसरे जीन पेयर को हाइड कर रहा है। इसको क्या बोलते थे, एपिस्टासिस बोलते थे। याद है आया कुछ? एपिस्टैटिस क्या करता था, अगर एक जीन था उस दूसरे जीन वाले पेयर को क्या कर देता था, हाइड कर देता था। उसका कैरेक्टर क्या होता था, ट्रांसमिट नहीं कर पाता था। उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को क्या बोलते थे, एपिस्टासिस बोलते थे। बेसिकली ये चीज एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इसका जिक्र किया गया है एपिस्टासिस का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि देखो ये 2021 में पूछा है। तो याद रखना, एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर को हाइड भी करता है, उस फेनोमेना को क्या बोलता है, उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, एपिस्टासिस बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप पूछा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। 2020 रिसेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ह्यूमन का, वो क्या शो करता है? अगर आपको याद होगा, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता था वो मल्टीपल एलील भी शो करता था और साथ ही साथ कोडोमिनेंस भी शो करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देख लेना इस टॉपिक को, मल्टीपल एलील, ये सारा चीज हम बताए हैं क्लास में, डिटेल लेक्चर लिए हैं इसको। अब इसको हम बताने शुरू कर दिए तो इसमें टाइम जाएगा। मल्टीपल एलील कोडोमिनेंस ये बहुत बड़ा चीज है। इसमें जो फिनोटाइप, अगर तुमको याद होगा कोडोमिनेंस में, तो फिनोटाइप कितना आता था ब्लड ग्रुप का, टोटल फिनोटाइप था 4। और अगर जीनोटाइप याद होगा तो जीनोटाइप कितना आता था, 6 आता था। अब कैसे आता था उसको क्लास में हम बता चुके हैं, टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी में, क्या क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सारा चीज हम बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते थे? अगर याद होगा तुमको, जो जीन प्रेजेंट होता है सेम लोकस पर और उसी डिफरेंट एक्सप्रेशन को क्या बोलते थे, तो मल्टीपल एलील बोलते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी फिर बताए हैं मल्टीपल एलील कोडोमिनेंस, ये सारा चीज हम बता चुके हैं तुम लोग को डिटेल क्लास में। मल्टीपल एलील कोडोमिनेंस सारा ये ब्लड ग्रुप का था, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना था हम लोग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ऑन्कोजीन को तो कैंसर सेल को बोलते हैं, कोडोमिनेंस जीन तो ऐसा जीन होता ही नहीं है, कोडोमिनेंट जीन बोल रहा। पॉलीजीन अलग जीन है, एक से ज्यादा जीन होता है ना, तो उसको बोलते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। तो देखिए, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों डोनर बोलते हैं पता है? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप के पास ही दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। अगर पूछे दोनों एंटीजन किसके पास प्रेजेंट होता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप के पास। इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है और किसी को भी ये ब्लड दे देता है, बिकॉज बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट।
दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना रोड वगैरह पर, तो सबसे पहला उस अगर ब्लड का कमी हो रहा है उस पेशेंट को, तो सबसे पहले चेक किया जाता है किसी का ब्लड ग्रुप ओ है कि नहीं। इमीडिएटली क्या कर देते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। चेक ज़्यादा नहीं करना पड़ता है इसके लिए। 22 नंबर है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अभी यही तो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, विच ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज, अभी बताया क्योंकि इसके पास क्या है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडी अपसेंट। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के पास क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, प्रेजेंट है। एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट, एंटीजन अपसेंट। हाँ तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि एंटीजन क्या होता है, अपसेंट होता है। एंटीजन अभी तो बताएं, दोनों एंटीजन किसके पास प्रेजेंट रहेगा, ए बी ब्लड ग्रुप के पास। तो एंटीजन क्या रहता है यहाँ पर, अपसेंट होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। तो 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एंटीजन पूछेगा किसमें अपसेंट होता है, तो सर ओ ब्लड ग्रुप के पास, इसके पास नील होता है। और यहां पर क्या होता है, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको बोलते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, द फिनोटिपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। पूछ रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था। अगर याद है तो बताओ फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो जो याद होगा तुम लोग को, तो उसका जो रेशियो था वो क्या था, 9:3:3:1 था। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम बता चुके हैं। इसमें बेसिकली दो कैरेक्टर को हम लोग क्या करवाए थे, क्रॉस करवाए थे। डाई हाइब्रिड एक जो कैरेक्टर लिए थे, सीड का कलर, सारा चीज आपके नोट्स में लिखाया हुआ है बाबू, उसको रिवाइज करिए। एक चीज भी हम ऐसा नहीं है कि जो नहीं बताए हैं। सारा क्वेश्चन, सारा जो टॉपिक है आपके आपके जो फेयर कॉपी है उसमें मेंशन है। सीड का कलर था और सीड का शेप था, ये दोनों चीज को क्या किए थे, क्रॉस करवाए थे डाई हाइब्रिड रेशियो में। उसको क्या बोलते थे, उसका जो रेशियो आया था देखने को क्या मिला था, 9:3:3:1 देखने को मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, बताइए तो वेरिएशन आखिर क्यों आता है मियोसिस में, मियोसिस में वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर भी हो जाएगा और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो जाएगा। याद रखना, आखिर जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो किसके कारण देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला चीज सर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। पेरेंट्स का, फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है उस बच्चे में जा रहा है, मदर का जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है उस बच्चे में जा रहा है। हाफ हाफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेपरेट होता है। तो आखिर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा म्यूटेशन, म्यूटेशन भी देखने को मिलता है। और तीसरा याद रखना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब होता है कि पेरेंट्स का जो फादर है मेल है और फीमेल है, ये दोनों का कैरेक्टर उस बच्चे में जा रहा है। कितना कैरेक्टर जा रहा है, तो 50-50 का रेशियो होता है, 50% 50% रेशियो होता है। इसी को तो पढ़ते थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं हम, चाहते हैं तो इसको हम क्या कर सकते थे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आप हमको लगता है आप लोग किए भी होंगे। लेकिन एक बार अगर जिससे ये सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बस ये चीज याद रखना है, उसका काम हो जाएगा। याद रखना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का वो 50-50 का रेशियो होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछ रहा है। याद रखना डाई हाइब्रिड जो टेस्ट क्रॉस था वो क्या था, 1:1:1:1:1:1। ये चीज रेशियो था, इसको याद रख लेना जी।
डाई हाइब्रिड क्रॉस का नहीं बता देना, उसका 9:3:3:1 था। ये डाई हाइब्रिड टेस्ट पूछ रहा है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछ रहा है। इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:1:1:1:1। 2023 का क्वेश्चन है ये, मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकता है ये सारा क्वेश्चन। इस बार देख लेना, इसको हम वीवीआई मार्क कर देते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आखिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या चीज हो रहा है। साइटोलॉजिकल मतलब कि वो क्रोमोज जो साइटोप्लाज्म में जो चेंजेस हो रहा है बेसिकली वो क्या चीज के कारण हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स, एलील्स ऑफ अ पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखो ये एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन गलत नहीं है कि क्या होता है सर ब्लेंडिंग शो नहीं होता, लेकिन आपसे पूछ रहा है साइटोलॉजिकल बेसिस। साइटोलॉजिकल बेसिस मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म में वो आखिर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अगर तुमको याद होगा सर कि जो मेटाफेज 1 होता था, मेटाफेज 1 स्टेज में जो होता था वो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता था, इक्वेटोरियल प्लेट पे आता था जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते थे। ये मेटाफेजिक प्लेट में जो काइनेटोकोर था वो सेंट्रोमियर के इक्वल क्या होता था, अलाइन होता था, जिसके कारण ये जो साइटोलॉजिकल बेसिस हो रहा था, जो साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा था जिसको सेप बोलते हैं बेसिकली, वो चेंज हो रहा था। अब बेस्ट फेज भी होता है ये क्रोमोसोम के इस नंबर को सेप को अगर तुमको अच्छे से जानना है ना, तो मेटाफेज स्टेज सबसे बेस्ट होता है स्टडी करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन था, देख रहे हैं 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा है। और ये सारा जो क्वेश्चन है ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। और ये चीज हम बता चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में बताए हैं हम मेटाफेज प्लेट के बारे में, मेटाफेज स्टेज क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, हु प्रोपाउंडेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सटन एंड वोबरी। सटन एंड वोबरी ने क्या बताया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पूछेगा, एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कौन प्रूव किया था, तो टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उन्होंने बेसिकली इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक फ्रूट फ्लाई था, फ्रूट फ्लाई का नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फ्रूट फ्लाई का नाम क्या था, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम था। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, अगर पूछे कि सबसे पहली बार क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया है, तो सटन एंड वोबरी दिए थे। मॉर्गन क्या दिए थे, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था उन्होंने फ्रूट फ्लाई पर, और सेक्स डिटर्मिनेशन भी बताया था। फ्रूट फ्लाई का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, जैसे ह्यूमन में देखने को मिलता है वैसा ही। और कुछ चीज जानते हो इसके बारे में, लाइफ साइकिल कितना होता था, 1 वीक का होता था ना, 1 वीक का लाइफ साइकिल होता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, ये याद रखिए। अच्छा तो बता, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पहले बताओ कौन कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता था। एक बार रिकैप करवा देते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो था, सबसे पहला जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था आपको याद होगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया था। दूसरा जो था कलर ब्लाइंडनेस था। तीसरा जो था थैलासीमिया था। और जो चौथा था वो क्या था, हीमोफीलिया था। नहीं हीमोफीलिया, सिकल सेल क्या पूछा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो नहीं, हीमोफीलिया तो था, वो था ना क्या बोलते हैं, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता था ना। इसका जो आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
डाउन सिंड्रोम तो हो जाएगा, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, हीमो, हाँ तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हीमोफीलिया हो जाएगा। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड था ना ये डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, लिंकेज ग्रुप कितना होता है टोटल, तो लिंकेज पूछ रहा है, 23 हो जाएगा लिंकेज। ये क्या होता था, सेपरेट रहता था ना, n इक्वल टू 23। अब अगर डिप्लॉयड रहा तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ये हैप्लॉइड ही क्या है, ये बेसिक क्रोमोसोम है। यही तो बताता है कि क्या है, स्पर्म के अंदर कितना गैमेट है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड है। और ये जो बताता था वो सोमैटिक सेल के बारे में बताता था, ये बेसिक नहीं है। डिप्लॉयड क्या था, सोमैटिक सेल के बारे में बताता था। बेसिक पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, आपको पता है बर्ड में देखने को मिलता है। बर्ड में क्या हो जाएगा, सबसे पहला कॉकरोच हो जाएगा। इसका ZZ और ZW बोले तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स में देखने को मिलता है। इसमें जो बर्ड क्या है, स्नेल तो बर्ड नहीं है, सॉरी सॉरी, पिकॉक हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा, कॉकरोच बोलता दे, पिकॉक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा।